दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगने वाली सप्लाई की रिपेयरिंग करने का तरीका बताऊंगा। ये सप्लाई पूरी तरीके से डेड कंडीशन में अपने पास है और इसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, फॉल्ट किस जगह पर होगा, ये एक्यूरेट हम पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बना के बताया था कि सप्लाई के अंदर जो आईसी है उसका फॉल्ट आने पर उसको किस तरीके से चेक करते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सप्लाई के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं, आप उन फॉल्ट्स को रिपेयर करना सीख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सीख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर दो तीन एक सप्लाई सेट टॉप बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि ये वाली है और एक दूसरे टाइप की है, एक इंडियन है, एक चाइना है और अलग अलग आईसी के अंदर आपको मिलती है। लेकिन वर्किंग लगभग सभी की एक तरीके की है, बस थोड़ा सा आपको सर्किट का जो डिजाइन है वो अलग अलग लग सकता है, ठीक है। और कंपोनेंट्स हो सकता है सभी में अलग अलग थोड़े थोड़े अलग अलग देखने को मिले, जैसे कि इसमें फ्यूज के जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर एक जेनर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर डायोड्स की लोकेशन थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन ध्यान से देखोगे सभी एक ही तरीके से लगे हुए हैं। सप्लाई वर्क कैसे कर रही है थोड़ा सा समझेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि वर्किंग इसकी क्या है, ठीक है। यहाँ पर अपना 220 वोल्ट आ रही है, यानी कि हमने दी है। 220 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। आपके घर पे कितनी आ रही है वो देख लेना। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमने एसी वोल्ट इनपुट किया है। इसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज अलग टाइप के होते हैं, बॉक्स टाइप भी होता है, आपका रेसिस्टेंस टाइप भी हो सकता है और इसमें ग्लास टाइप भी हो सकता है, छोटे वाला जो ग्लास टाइप होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फ्यूज के बाद ये आया इस कॉइल पे ईएमएफ कॉइल। इसके बाद यहाँ से एसी, यहाँ तक एसी रहेगा, कॉइल के बाद भी एसी रहेगा, यानी कि इसको फ़िल्टर किया जाएगा एसी को पहले। इसके बाद डायोड्स के अंदर जाएगा, डायोड्स के अंदर ये एसी को डीसी बनाने का ये कार्य करेगा। इसके बाद जाएगा कैपेसिटर में, ये प्योर फ़िल्टर होकर डीसी बना। इसके बाद ये पहुंचा आपका आईसी के अंदर। आईसी के अंदर जो पहुंचने के बाद आईसी इसको क्या करेगी, मॉसफेट आईसी होती है, स्विचिंग कराएगी इसको, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी बनाएगी और ये ट्रांसफार्मर को देगी। छोटा सा एसएम ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर या चॉपर भी बोल सकते हैं आप, अलग अलग इसके नाम हैं। तो ये छोटे से ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी और ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसको लगातार फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा और अपनी जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसकी दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने जो वोल्टेज है वो ट्रांसफर करेगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये आउटपुट में हमारी कुछ वोल्टेजेस देगा, जैसे कि 5 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। ये भी एसी में है। इसको डीसी बनाया जाएगा इन शॉर्टकी डायोड्स के द्वारा और शॉर्टकी डायोड को डीसी बनाने के बाद इन कैपेसिटर के द्वारा इनको फिल्टर किया जाएगा, अलग अलग वोल्टेज को अलग अलग कैपेसिटर में फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्योर आउटपुट आपको मिलेगा। तो एसी को यहाँ पर एसी एंटर हुआ, एसी को डीसी बनाया गया, डीसी को फिर से एक फ्रीक्वेंसी बना के एसी बनाया गया, एसी को फिर से डीसी बना के आउटपुट किया गया। तो एसएमपीएस की यही स्विच मोड पावर सप्लाई, इसलिए इसको कहा गया है, यानी कि एसएमपीएस, ठीक है। इतनी लंबी प्रोसेस के अंदर होती है, इसलिए हमें यहाँ पर फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर इनपुट वोल्टेज कम भी हो जाती है तो आउटपुट में आपको है ना फिक्स एक वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज को कम करने का भी एक तरीका होता है ट्रांसफार्मर। पहले अपनी जितनी भी आती थी सब ट्रांसफार्मर वाले जो प्रक्रिया, ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर लगा के आउटपुट दिया जाता था, बट एसएमपीएस के आने से इसे बहुत परिवर्तन आया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब चलिए ये समझा दिया है, अब आपको समझाता हूँ कि यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर आई और कैपेसिटर तक। सबसे पहले तो अपने कैपेसिटर तक वोल्टेज चेक करनी है हमने, इसको पलट देंगे और कैपेसिटर पर ही हम वोल्टेज चेक करेंगे। अभी इसके अंदर है ना, चलिए ऑन करते हैं इसे। डीसी पे इसको रखा हुआ है और पहले कैपेसिटर तक वोल्टेज क्या यहाँ तक पहुँच रही है या फिर नहीं, वो हमें कंफर्म करना है। तो देखो कैपेसिटर पे ना वोल्टेज आ रही है लेकिन आउटपुट में नहीं है। अब कैपेसिटर तक के जितने कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, हमारा कॉइल सही है, अपने जो रेक्टिफाइड डायोड है वो सही है, कैपेसिटर भी सही है, क्योंकि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज कैपेसिटर तक पहुंचती है वो लगभग 200, अगर यहाँ पर 220 वोल्ट आ रही है आपकी, तो कैपेसिटर तक भी 220 वोल्ट होती है, लेकिन कैपेसिटर लगने से वोल्टेज यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट हो जाती है। कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर देता है, इसीलिए हमें यहाँ पर लगभग 60-70 वोल्ट एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे इनपुट में अगर 220 होगी तो ऊपर ही मिलेगी हमें, तो मतलब 100 वोल्ट ऊपर मिल रही है हमें डीसी के अंदर। तो कैपेसिटर ने वोल्टेज को स्टोर किया, यानी कि कैपेसिटर अपना काम सही तरीके से कर रहा है। अब मैं देखो, अब एक ट्रिक है यहाँ पर, आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ से, एक आइडिया लगा सकते हैं आप। देखो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा हुआ है, वोल्टेज है 324, जेट से मैं स्विच ऑफ कर लेता, प्लग निकाल लिया मैंने। अब वोल्टेज जो है ना ड्रॉप कर रही है,
ड्रॉप जो वोल्टेज कर रही है कितना, बहुत ही धीरे धीरे वोल्टेज को ड्रॉप होते हुए आप देख रहे होंगे, 288, 87, मतलब एक एक वोल्ट करके ड्रॉप कर रही है। इसका मतलब है, पहले इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, डिस्चार्ज कर लिया है। अब यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल सेफ नहीं है, हमने डिस्चार्ज कर लिया क्योंकि अब सेफली हम काम कर सकते हैं। और जब भी आप काम करें सीरीज के माध्यम से आप इसको चालू करें, ठीक है। अब जो आपने देखा होगा वोल्टेज जो धीरे 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 ड्रॉप हो रही है, यानी कि वोल्टेज धीरे 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 कम हो रही है ऑफ करने के बाद, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन से, यानी कि इसी सेक्शन से है, ट्रांसफार्मर के पहले ही सेक्शन से फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। इस केस में जब हमारी वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप कर रही है, तो अगर हमारी वोल्टेज एकाएक ड्रॉप कर जाती है, थोड़ा सा फास्ट तरीके से ड्रॉप कर जाती है, तो प्रॉब्लम हमारी सेकेंडरी सेक्शन से देखने को मिलती है। ये अपना अनुभव अभी तक का बता रहा हूँ। लगभग 90% केस में अगर वोल्टेज इस तरीके से ड्रॉप होती है धीरे धीरे धीरे, समझ लीजिए आपका प्राइमरी से ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्राइमरी से हो सकता है कोई ऑप्टोकलर का प्रॉब्लम हो, आईसी का प्रॉब्लम हो, रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम हो, अदर यहाँ पर फीडबैक सेक्शन का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, बट होगा प्राइमरी सेक्शन से ही। अभी छेड़ा कुछ भी नहीं है, देखो मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मैंने कोई पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। और आईसी भी देखो बिल्कुल फ्रेश है, फटी हुई नहीं लग रही है। अब ये नहीं कहूँगा कि आईसी फटी नहीं है तो आईसी को हम सही माने, होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे, अच्छा, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर देना अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता हो। हालांकि सप्लाई बहुत महंगी तो नहीं है, सस्ती है, लेकिन हमारा काम रिपेयर करना है और आपको सिखाना है, तो हम इसलिए वीडियो में बताते हैं ताकि इस सप्लाई को देखकर आप कई सारी चीज़ें, चार्जर्स है, अडेप्टर्स हैं, उनको ठीक करना सीख सकते हैं। तरीका यही होगा, बस अंतर होगा उसमें मॉसफेट लगा हो सकता है आईसी की जगह पे, या ट्रांजिस्टर लगा हुआ हो सकता है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को रखते हैं डायोड में, डायोड मोड के अंदर, क्योंकि लगभग 80% कंपोनेंट हम यहीं पे चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, कई सारी चीजें यहाँ पे चेक हो जाती हैं। अब डायोड के अंदर रखा हमने, सबसे पहले इन डायोड को चेक करेंगे। ये रेक्टिफायर तो ठीक है, और दो डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे और इस कैपेसिटर को चेक करेंगे और ऑप्टोकपलर को चेक करेंगे। आईसी को चेक नहीं करेंगे, आईसी की जगह पर हम दूसरी आईसी डाल देंगे, क्योंकि आईसी को काफी बार क्या होता है हम चेक करते हैं सही निकलती है, लेकिन आईसी में भी इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है। आईसी के अंदर जो मॉसफेट होता है उसमें गेट हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो, ड्रेन सोर्स में प्रॉब्लम हो रही हो, फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, कुछ भी। पहले हम डायोड को चेक करेंगे, डायोड ये वाली चेक करते हैं, 601 बिल्कुल सही वैल्यू दिखा रहा है। अभी दूसरी डायोड को चेक करते हैं, बेसिक बेसिक जितने कंपोनेंट्स होंगे उनको हम चेक करेंगे, ये भी ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम, बारी बारी से सभी को करेंगे हम चेक। ये भी 100 के ठीक है, ये लगभग 2 मेगा ओम तक की होती है, तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं दिखाती, कभी भी ये ज़्यादा ही दिखाती है, तो ये ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ठीक ही होती है, फिर भी हम एक बार निकाल के चेक करेंगे कि इसमें डाउट होगा, तो जरा सी भी डाउट होगा निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। ये भी ठीक है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को इसकी एक लेग ऊपर कर लेता हूँ और मैं चेक करके देखूंगा। अब ये नहीं कह सकता कि रेजिस्टेंस की खराबी है, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस जली भी नहीं लग रही है, फिर भी काफ़ी बार है ना डाउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, तो उसको मैं क्या करूँगा, निकाल के एक इसकी एक लेग ऊपर करूँगा, तब मुझे यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब इसे चेक करूँगा, वैल्यू तो भाई कुछ भी नहीं दे रहा है। हम्म, मुझे थोड़ा सा डाउट इस पे है पहले, हालांकि जलेबी की इससे भी नहीं लग रही है। आ, इसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, परसों मैंने इसी सप्लाई पे वीडियो बनाई थी, ये सप्लाई अपनी है ना, क्या ना, डेड थी, और हमने इसकी आईसी भी चेक करी थी। आईसी की जो वोल्टेज वो वैल्यू वगैरह बिल्कुल सही दिखा रहा था, तो रेसिस्टेंस में डाउट में आ गया मेरे पूरा, तो रेसिस्टेंस को मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूंगा यहाँ से, और इसकी जगह पर मैं दूसरा रेसिस्टेंस लगाऊंगा, तो सेम कलर कोड में ये 2.2 मेगा ओम के समथिंग ये लग रही है, तो देखते हैं इस वैल्यू की कोई रेसिस्टेंस है, उसको लगा के देखेंगे। है मेरे पास बॉक्स में 2.2 मेगा ओम्स की ये, तो देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। तो ये रही है वो रेजिस्टेंस। आपको क्या लगता है इसको लगाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं, कमेंट करके जो बताइएगा, देखते हैं।
वैसे परसों वाली वीडियो मैंने इसी सप्लाई में आईसी चेक कर ली थी, है ना। तो आईसी पे डाउट कम जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आईसी ही सही भी हो सकती है या खराब भी हो सकती है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखेंगे अभी, पहले मैं इस रेजिस्टेंस को लगा के देखता हूँ क्योंकि डाउट मुझे, अच्छा पहले मैंने चेक नहीं करवाया, आपको माफ़ी चाहता हूँ। ये वाली रेजिस्टेंस है जो सप्लाई पे लगी हुई थी, तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। वहीं पे हमारी दूसरी जो कि अपनी ये वाली है, इसकी देखो, ये देखिए 2.172, वही 2.2 मेगा ओम की इसमें दिखा रहा है। फॉल्ट कैसा भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, 1 रुपए की रेजिस्टेंस का भी फॉल्ट हो सकता है। कंपोनेंट का मूल्य मैटर नहीं करता, बस आप जो भी चीज़ें चेक करें, आपको प्रॉपर तरीके से वो चेक कराना चाहिए बस। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होती है उसमें काफ़ी बार चेक करने पर, जैसे हमने अभी चेक करा तो 4.1 मेगा ओम इसमें दिखा रहा था। तो ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस में अक्सर ऐसा होता है कि चेक करने पर कभी कभी एक्यूरेट की समथिंग वैल्यू आने लगती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस हमारी ठीक है या ख़राब है। जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका स्थिति या स्टेटस क्या है, वो सही है कि खराब है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हल्का सा स्विचिंग साउंड इसमें सुनाई दे रहा है मुझे, मे बी ये कहीं चालू तो नहीं होगी, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। अभी सुनाऊंगा आपको स्विचिंग साउंड। ये ग्राउंड है, ये अपना 3.3 वोल्ट, बिल्कुल एक्यूरेट 3.3 वोल्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट आती है, कोई बात नहीं, 13.5 चलता है, 24 वोल्ट की जगह 22 वोल्ट चलता है। परफेक्ट बन चुका है। अभी स्विचिंग साउंड आपको सुनाता हूँ। ट्रांसफार्मर से आती है आवाज़, आपकी बार आपने बिना लोड के सप्लाई में चेक किया तो ट्रांसफार्मर से ऐसी साउंड हमें सुनाई देती है। ऑफ कर लेता हूँ इसे। अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर खराबी क्या है। खराबी थी एक रेजिस्टेंस की। हम आईसी और कॉप्टो कपलर तक सोच लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे निकली, एक रेजिस्टेंस पे। इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप चेक करिए, फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक डीवीडी बनाई थी, उसमें भी यही एक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था। एक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था और पूरी डीवीडी बंद हो गई थी इस कारण से। अगर हम चेक नहीं करते, अपना 2 से ढाई घंटा अगर वेस्ट नहीं करते, तो रिपेयर नहीं हो पाता। नई सप्लाई आ जाती है भाई, लगा देते, बट आप अगर किसी चीज़ को रिपेयर करना सीख जाओगे तो एक बेसिक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आईसी तक क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने परसों वाली वीडियो में इसी सप्लाई के अंदर मैंने आईसी को चेक करने का तरीका बताया था, और आईसी में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एक्यूरेट मिल रही थी आईसी की। जब टेस्टिंग हमने करी थी तो हमने आईसी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था, बस मुझे डाउट था एक ऑक्टो कॉपर पे या अदर मुझे रेजिस्टेंस पे डाउट था, जो कि यहाँ पर आज क्लियर हो गया। परसों वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें आईसी से रिलेटेड जो फॉल्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आईसी को टेस्ट करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर आपको रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने उस वीडियो को बनाया है। अगर आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है तो लाइक करके शेयर कर लेना। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो वोल्टेज है ना कैपेसिटर पे, अगर एकाएक ड्रॉप होती है तो सेकेंडरी का फॉल्ट हो, अगर धीरे 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 एक एक स्टेप स्टेप ड्रॉप हो रही है तो हमारा प्राइमरी का फॉल्ट है। कहाँ से निकला फॉल्ट, प्राइमरी सेक्शन से। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ध्यान दो। अब सप्लाई ओके हो चुकी है, अब वोल्टेज कैसे ड्रॉप हो रही है अभी देखना थोड़ी देर में। 321 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसे ऑफ करता हूँ। वोल्टेज कितनी जल्दी ड्रॉप हो रही है इस वक्त, देखो सीधे 11 वोल्ट पे पहुंच गया है ना। अगर सप्लाई ओके होती है तो वोल्टेज एकाएक ड्रॉप करती है, अगर सप्लाई सेकेंडरी से खराब होती है तो भी वोल्टेज एकाएक ड्रॉप करती है। प्राइमरी से अगर खराबी होगी तो वोल्टेज धीरे 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 एक एक स्टेप स्टेप ड्रॉप करेगी। समझ गए आप। ये छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया, पहले आपको समझ में आ जाएगा कैपेसिटर पे वोल्टेज देख के। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इतना शेयर कर देना कि जो लोग भाई सीखने वाले ना
फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीख सके। अगर आप मेरी हर वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी इसमें मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना यार, इंतजार रहेगा सभी के कमेंट्स का और रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू।